बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। और इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। और मैंने आपको ये टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने सबसे पहले आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक अगर आप एक सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट एनर्जी का कुछ पार्ट जो है सिस्टम क्या करेगा, कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करके वर्क करा देगा, और जो बाकी रिमेनिंग हीट होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगी। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है और जो वर्क डन हुआ है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये जो है वो जितनी आपने हीट सप्लाई की है उस ही के बराबर होगा, ना तो ज्यादा ना कम। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और इसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है जी, जो आपने हीट सप्लाई की है उसको आप डेल्टा क्यू कहते हैं। उससे जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है वो ये हो गया डेल्टा यू, और जो वर्क डन हुआ है वो ये हो गया जी डेल्टा डब्ल्यू। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है। इसमें हमने साइन कन्वेंशन की बात करी थी जी कि क्यू प्लस माइनस कब होता है, वर्क प्लस माइनस कब होता है, और इंटरनल एनर्जी प्लस माइनस कब होती है। उसके बाद हमने आगे बढ़ा, उसके बाद जो हमने वर्क की बात कर रहे हैं उसको हमने कैलकुलेट तो पहले ही कर लिया था शायद। हाँ, हमने पहले ही ये वर्क डन कैलकुलेट कर लिया था कि जो जो सिस्टम में वर्क डन होता है ये किसके बराबर होता है, ये उसका फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। इनको आप मल्टीप्लाई करें प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम को तो आपको वर्क मिल जाता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। फिर हमने इसको अप्लाई किया, मुख्तलिफ सिस्टम्स में। 4 एप्लीकेशन हमने पढ़ी। आइसोबैरिक सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ होता है, उस सिस्टम को आप कहते हो आइसोबैरिक सिस्टम। मैंने आपको बताया भी कि एक सिलेंडर होता है, उसमें आपके पास गैस मौजूद है, पिस्टन आपने लगाया हुआ है, पिस्टन पे जो आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है वो फिक्स है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वॉल्यूम चेंज होगा, गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन आपका ऊपर जाएगा। ये जो पिस्टन ऊपर जाता है इसको हम कहते हैं वर्क डन। तो आइसोबैरिक सिस्टम में हमें वर्क डन होता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, और जो बाकी हीट होगी वो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगी। सो आइसोबैरिक सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये हो जाती है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। उसके बाद ग्राफ जो होता है आइसोबैरिक का वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम कहते हैं आइसोबार। फिर हमने बात की आइसोकोरिक सिस्टम की। आइसोकोरिक सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आप कहते हैं आइसोकोरिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन को फिक्स किया हुआ होता है ताकि गैस जो है वो एक्सपैंड ना हो, गैस का वॉल्यूम फिक्स हो, सब पिस्टन मूव नहीं करता। तो ऐसे सिस्टम में जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ना तो गैस एक्सपैंड होगी, ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना पिस्टन मूव करेगा, कोई वर्क नहीं होगा। सो हमने इस इक्वेशन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन अप्लाई किया तो क्या बनता है जी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, यानी जितनी हीट हमने सप्लाई की है वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग गई, कोई वर्क नहीं हुआ, ना ही आपको पिस्टन मूव होता हुआ नजर आया। उसके बाद इसका जो ग्राफ होता है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम कहते हैं आइसोकोर। फिर हमने तीसरे सिस्टम की बात करी जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी अब अनचेंज रहेगी। इंटरनल एनर्जी अगर U1 है तो फाइनल कंडीशन में भी इंटरनल एनर्जी U1 ही रहेगी। ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, मैंने आपको बताया कि आपने पिस्टन जो है वो थोड़ा सा उस पर आपने प्रेशर लूज किया, पिस्टन पे प्रेशर 1 था, आपने थोड़ा सा लूज करके उसके प्रेशर को 2 कर दिया, और अब पिस्टन पे जब आप प्रेशर लूज करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस एक्सपैंड हो जाएगी। सो वर्क भी हो रहा है जी, पिस्टन ऊपर गया है, वर्क भी हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है जी, V1 से V2 हो गया। अब जब गैस एक्सपैंड करेगी तो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी। तो अब वो हम कैसे बैलेंस करेंगे जी, थोड़ी सी हम हीट सप्लाई करेंगे। जो हमने हीट सप्लाई की वो आपके इंटरनल एनर्जी को वापस इनिशियल स्टेट पे ले आएगी ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो जाए। ऐसी कंडीशन में जब हमने थर्मोडायनेमिक्स का लॉ अप्लाई किया तो हमें नजर आया कि जी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी जितनी हीट आपने सप्लाई की है वो वर्क डन करने में लग गई। इसका ग्राफ जो है वो ऐसे स्मूथ कर्व होता है, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म।
फिर आखिरी हमने जो सिस्टम पढ़ा वो था एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर ना तो बाहर से कोई एनर्जी आएगी, ना अंदर से एनर्जी कोई बाहर जाएगी, यानी यहाँ हमने एनर्जी सप्लाई नहीं करनी है, डेल्टा क्यू जीरो। ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिस्टम में जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया तो क्या बन गया जी, डेल्टा माइनस यू है, डेल्टा यू जो है वो माइनस यू, माइनस में, वर्क प्लस में। माइनस यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और वर्क प्लस हो रहा है, तो यानी ऐसे सिस्टम में आपकी इंटरनल एनर्जी कम होती है, कम होगी, और जो आपको एनर्जी बची उससे आपने वर्क करा दिया, तो पिस्टन मूव होगा ऐसे सिस्टम में। लेकिन क्या होगा जी, इंटरनल एनर्जी कम होती है और वो जो एनर्जी आपके पास बचती है वही वर्क करने में लग जाती है। तो ये हो गया जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हमने बात तो करनी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, लेकिन उससे पहले हम दो इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। पहली पहली इक्वेशन जो है, जो हमने ड्राइव करनी है, ये कुछ एरर आ गया है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सो पहली इक्वेशन जो हमने ड्राइव करनी है वो ये है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। इस इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है, ठीक है जी। ये पुराना टॉपिक है जी, सीपी सीवी आपने पढ़ा है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट है ये पुराना टॉपिक है। अब हमने जब मोलर स्पेसिफिक पढ़ा था तब हमने इस इक्वेशन को ड्राइव नहीं किया था। इसके पीछे रीजन ये था कि इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन चाहिए होती है, और हमने चूंकि वो नहीं पढ़ा हुआ था इस वजह से हमने इस इक्वेशन को उस वक्त ड्राइव नहीं किया। अब क्योंकि हम मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन भी हमारे पास है, सो अब हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। सो हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि सीपी में से अगर हम सीवी को माइनस करें तो ये आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ये तो एक फिक्स वैल्यू होती है आर, यानी कि सीपी माइनस सीवी हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है आर। इसके लिए थोड़ा सा वो सीपी सीवी को रिवाइज करें तो हमने एक चीज पढ़ी है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, ये एक टॉपिक हमने पढ़ा है जी, मैंने आपको बताया था। मोलर स्पेसिफिक हीट से मुराद क्या होता है कि अगर आपके पास एक गैस है और उस गैस का एक मोल है आपके पास, ओनली वन मोल, तो एक गैस के एक मोल का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितनी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास एक गैस है जी, और कितनी गैस है, n इक्वल्स टू 1, यानी एक मोल है, एक मोल आपके पास गैस है। अब इसका टेम्परेचर सपोज कर लीजिए, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको हीट सप्लाई करें और देखें जी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री कब बढ़ा। अब आपने देखा जी इसका टेम्परेचर 40 से 41 हो गया, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब आपने जितनी हीट सप्लाई की है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उस टेम्परेचर, उस हीट को हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि एक मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट आपको चाहिए उस हीट को आप कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था जी, मैं इसको सी से डिनोट कर लूंगा आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो स्पेसिफिक हीट नहीं है तो हम इसको सी से डिनोट कर लेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है जी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू क्या है, जो आपने हीट सप्लाई की है वो, डेल्टा टी से मुराद है टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, और एन से मुराद होता है आपके पास जो गैस के मोल्स है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यूज डाल के तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट पता चल जाएगी। तो ये तो मोलर स्पेसिफिक हीट का जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक मोल गैस है और आप उस एक मोल गैस का सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको कितनी हीट चाहिए, उसको आप कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, हमने देखा कि गैस के अंदर दो मामले होते हैं, एक मामला जब हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें, एक मामला जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, आपने पढ़ा है ना, आपको याद होगा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, पी क्या है, पी फिक्स हुआ हुआ है, पी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट हुआ हुआ है। तब आइसोबैरिक सिस्टम में जब आप हीट सप्लाई करते हो तो आपने क्या देखा था, इक्वेशन ये बनी थी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इक्वेशन बनी थी।
कि अगर आइसोबैरिक सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसमें जब ये हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी टेम्परेचर चेंज होगा और वर्क भी होगा। तो ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो ना, ये दो काम कर रही होगी, टेम्परेचर चेंज भी करेगी और वर्क भी करेगी। यानी एक तो ये वाला काम करेगी, ये वाला टेम्परेचर चेंज करने का, और थोड़ा बहुत जो हीट है वो किस में लग जाएगा, वो वर्क में लग जाएगा। फर्क आ रहा है। इसी तरह आइसोकोरिक भी हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है सॉरी, चेंज नहीं होता। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन थी वो ये बन गई थी, ये डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, यानी जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं ना वो सब के सब इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगी, यानी टेम्परेचर चेंज करने में लग जाएगी, कोई वर्क नहीं होता। तो फर्क आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ना, आइसोबैरिक के अंदर मैं जब हीट सप्लाई करूंगा टेम्परेचर चेंज करने में थोड़ी सी हीट लगेगी और थोड़ी सी हीट वर्क करने में लगेगी, जिसको आप अभी कह सकते हो जाया हो रही है। तो अब एक आइसोबैरिक सिस्टम में जब मैं हीट सप्लाई करूंगा, ज्यादा हीट चाहिए होगी मुझे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी भी मैं हीट सप्लाई करूंगा थोड़ी सी उसमें से वर्क में जाया हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना। तो आइसोबैरिक के अंदर मेरे पास जितनी भी हीट होगी वो टेम्परेचर चेंज करने में लग रही होगी, डेल्टा टी करने में लगेगी, सॉरी, और थोड़ा सा जो है वर्क भी हो रहा है। तो थोड़ी सी हीट आपका टेम्परेचर चेंज कर रही है, थोड़ी सी हीट आपका वर्क कर रही है, इसका मतलब है आपको ज्यादा हीट चाहिए होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जबकि आइसोकोरिक केस के अंदर अगर हम बात करें तो हम जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सब टेम्परेचर चेंज करने में लग जाएगी, यानी कि कोई वर्क नहीं होगा, कोई हीट आपकी वर्क की शक्ल में जाया नहीं हो रही होगी, तो यहाँ गैस आपका टेम्परेचर जल्दी बढ़ा देगा। फर्क आ रहा है। तो यूं हमारे पास दो किस्म की मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएंगी, एक आइसोबैरिक कंडीशन में, एक आइसोकोरिक कंडीशन में। सो हम क्या देखते हैं कि जब हम एक एक गैस लेके और उस गैस को हीट करें, तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उस हीट में से थोड़ा सा पार्ट इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लगेगा, जिससे आपकी टेम्परेचर बढ़ेगा, और थोड़ा सा पार्ट वर्क की सूरत में जाया हो जाएगा, यानी आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। जबकि अगर उसी गैस को अगर हम आइसोकोरिक कंडीशन में ले आए, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, तो फिर हम जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे सारी हीट से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वर्क नहीं होगा। तो फिर आप थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करोगे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अलग अलग आ रहे होंगे। तो इसलिए जो है सीपी ज्यादा होती है, सीपी ज्यादा चाहिए होगी आपको, सीपी ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि बहुत सारा आपकी इसमें जाया होती है। जबकि सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, सीबी कम होगी क्योंकि आप थोड़ी सी हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दैट इज वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। और अगर हम इनके दरमियान रिलेशन निकालें तो सीपी माइनस सीबी आर के बराबर होता है, ये फिक्स है। तो हमारे पास दो किस्म की मोलर स्पेसिफिक होती है, एक कब होती है जी, जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया हुआ तो उसको हम कहते हैं सीबी। एक कब होती है जी, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ तो उसको हम कहते हैं सीपी। तो ये मामला हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है जी, अगर आप किसी भी गैस को गर्म करते हैं, उसका एक मोल का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कितनी हीट चाहिए। अब ये अलग अलग होंगी। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो फिर आपकी हीट वर्क भी करेगी, जाया भी होगी, आपको ज्यादा हीट चाहिए होगी। और अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं तो फिर कोई वर्क नहीं होता, आपकी सारी हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज करने में लग जाती है, तो फिर आपको कम टेम्परेचर चाहिए। सो दैट इज वाई सीपी जो है वो ग्रेटर होती है सीवी के। अक्सर ये सवाल आपका ऐसे भी आ जाता है, कभी ऐसे आता है जी कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ये साबित करें, और कभी ये आ जाता है कि साबित करें सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो दोनों में आपने एक ही किस्म की डेरिवेशन करनी है, आखिर में बस वो चेंज आएगा। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं, इस डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम जो है वो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, ठीक है, इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये साबित करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए जी हम सबसे पहले एक कंडीशन लेते हैं जी, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने जो है वो गैस भर रखी है और ऊपर हमने ये एक पिस्टन लगाया हुआ है। पिस्टन हम क्यों लगाते हैं जी, ताकि अगर वर्क होगा वो ऑब्जर्व हो जाए और पिस्टन के जरिए हम गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो हम इस पर ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इस वक्त गैस का जो वॉल्यूम है वो V है, इसमें गैस में जो मोल्स हैं वो N लगा लें आप। ठीक है जी, और इसका जो टेम्परेचर है उसको आप कह लें U1। ये आपके पास एक गैस है। ठीक,
आपके पास एक गैस है, आप इसको हीट सप्लाई करोगे ऐसे, इसको आप नीचे से इसको हीट सप्लाई करोगे, इस गैस का वॉल्यूम है V1, अभी तो मैं V कह रहा हूँ, नीचे कंडीशन में हम चेंज कर देंगे, इसका करंट वॉल्यूम है V, पिस्टन पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो P, इस गैस के मोल्स है N और इसका टेम्परेचर है U1। अब जब आप हीट इसको सप्लाई करेंगे, यहां से दो मामले होंगे, वही बताया ना अभी मैंने आपको, यहाँ से दो मामले होंगे, एक जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया होगा, एक जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया होगा। तो पहला मामला देख लेते हैं कि हमने जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट किया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हमने पहले केस के अंदर वॉल्यूम इस गैस का कांस्टेंट कर दिया, यानी पिस्टन जो है ना उसको हमने फिक्स कर दिया, पिस्टन मूव नहीं होगा। अब जब पिस्टन मूव नहीं होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होगा, गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया। इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, आइसोकोरिक। सो आइसोकोरिक कंडीशन में देखते हैं जी क्या मामला होता है। आपने यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट किया हुआ है जी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम कहते हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला था। तो इस वक्त जो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी, इसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये उसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम अगर क्यू वी निकालें तो ये एन डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, CV के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा एन डेल्टा टी CV। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो ये तो मैंने अभी मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की। मैंने कहा जी यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो कहलाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम, CV से उसको हम डिनोट करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ उसको मैंने निकाल लिया, कितना है जी, एन डेल्टा टी CV। अब हम जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें इसी कंडीशन में, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं जी। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है जी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला डालें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। अब डेल्टा V से मुराद होता है चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ आपने वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम एक जैसा रहेगा, चेंज कितना आएगा, 0। तो डेल्टा V कितना होगा, 0। ठीक है जी, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है, इसलिए V। अब V में से V माइनस करें 0 आता है, डेल्टा V 0। सो अब हम इसमें डेल्टा V डालते हैं जी, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। हाँ, सो अब इस इक्वेशन में हम डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P और डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा, 0। 0 से प्रेशर को मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये वही बात आ रही है ना आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में भी जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाला था यही बना था, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, जिसको हमने क्या कहा था कि आइसोकोरिक कंडीशन के अंदर कोई वर्क नहीं होता, जितनी हीट हम दे रहे हैं सब इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग रही है। इक्वेशन आपको यही दिखा रही है कि आपकी हीट एनर्जी जो है वो चेंज इंटरनल एनर्जी में लग रहा है। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहाँ पर मैं जो हीट है इसको हम क्यू वी कह देंगे, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, तो हम इस हीट को क्यू वी लिख देते हैं। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे कहाँ है, ठीक है जी, इक्वेशन 1 ये लिखी हुई आपके सामने, ये रही, और इक्वेशन 2 ये रही। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशंस को मिला दें, क्यू वी कट जाएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब इधर से क्यू वी खत्म, इधर से क्यू वी खत्म, दोनों को बाकी जो लेफ्ट साइड ने इनकी मिला के इक्वेशन बना लें। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू एन डेल्टा टी सी वी, ये आपके पास हो गई जी एक इक्वेशन, किस वक्त, जब आपने इस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट किया हुआ है। ठीक है जी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी। सो हमने क्या किया जी, थोड़ा रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले एक गैस का कंटेनर लिया, उसमें गैस डाल दी, मोल्स कितने हैं n, वॉल्यूम कितना है V, प्रेशर कितना है P, इंटरनल एनर्जी कितनी है U। आपने इसको हीट सप्लाई की। अब यहाँ दो मामले होंगे, पहला हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, इसको आप कहते हो आइसोकोरिक।
जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं तो उस टाइम पे जो हीट कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको हम सीवी कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसका फॉर्मूला है जी ये आपके सामने लिखा हुआ, एन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, और आपने इससे डेल्टा क्यू निकाल दिया। फिर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देख रहे हैं जी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सो कोई वर्क नहीं होगा। आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बन गया, क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा यू। दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर किया तो ये आपके पास एक इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इसी सिस्टम को प्रेशर पे लाते हैं। अब हम दूसरा मामला लिखते हैं जी, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर फिक्स है जी, जिसको आप क्या कहते हो, आइसोबैरिक। ठीक है जी, तब हम आइसोबैरिक सिस्टम कर रहे हैं। सो ये हमारे पास कंटेनर था जी, ये इसका पिस्टन था, पिस्टन पे हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है जी पी। ठीक है जी, पिस्टन का प्रेशर हम नहीं बढ़ाएंगे, पी ही रहेंगे, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सो अब इनिशियल वॉल्यूम कह लो आप V1। अब जब आप हीट सप्लाई करोगे तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हो गए, पिस्टन थोड़ा आपका ऊपर चला गया, ये आपका पिस्टन आ गया जी। पिस्टन पे अब भी प्रेशर पी फिक्स है जी, प्रेशर प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, गैस एक्सपेंड हो गई जी V2। ठीक है जी। सो हमने जब हीट सप्लाई की तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आपका वॉल्यूम V1 था, गैस एक्सपेंड हो गई, वॉल्यूम हो गया V2। और जब गैस एक्सपेंड करती है तो पिस्टन आपका जो है वो ऊपर चला गया, तो आप कह रहे हो जी कि वर्क भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हुआ है, आपका डेल्टा डब्ल्यू हुआ है। चले जी, अब यहाँ पर चूंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है तो इस हीट को हम कहेंगे क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे पहले तो मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम सीपी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा क्यूपी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। सेम फॉर्मूला है जी, बस हीट को हमने पी लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है। अब इसमें से हम क्यूपी निकालेंगे तो क्या बनेगा, एन डेल्टा टी सी पी। ये इक्वेशन आपकी हो गई जी, एक दो, ये हो गई थर्ड। ठीक है जी, इसी तरह आप दोबारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है जी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चूंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ तो इसको हम क्यू पी कह देंगे। ठीक है जी। और अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर लें, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, दोनों को कंपेयर कर लें। वर्क डन आप चाहें तो यहाँ डाल दें या चाहे तो बाद में डाल दें, मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर 3 and 4, तो क्या बनेगा जी, इधर से ये बचा, इधर से ये बचा, इन दोनों को मिला के इक्वेशन बना लें आप। एक मिनट जरा, मुझे पॉइंटर नहीं मिल रहा, मेरा माउस जो है ना मुझे गुस्सा दिला रहा है। चले जी, अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं जी। तो थर्ड इक्वेशन से हमारे पास बचा एन, या चले पहले 4 वाला लिख देते हैं। 4 इक्वेशन से हमारे पास बचा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या बचा, एन डेल्टा टी सी पी। ये आपके पास आ गई जी इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, तो दोनों इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई जी, एट कांस्टेंट प्रेशर भी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी। लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, डेल्टा यू रहने दें और जो जो डेल्टा डब्ल्यू है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो एन डेल्टा टी सी पी माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास हो गई थी इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हमने क्या किया जी, हमने एक सिस्टम लिया, सबसे पहले हमने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट किया। जब हमने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद सबसे पहले हमने उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट निकाली और फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेक किया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, ये इक्वेशन बनी डेल्टा यू इक्वल्स टू एन डेल्टा टी और सी पी, सॉरी सी वी। ये इक्वेशन बनी, चेक कर लें आप, ये रही एन डेल्टा टी सी वी। उसके बाद जब हमने इसी सिस्टम का वॉल्यूम के बजाय प्रेशर कांस्टेंट किया तो फिर मोलर स्पेसिफिसिटी ये बनती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो ये बनता है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने ये इक्वेशन बना दी, क्या, डेल्टा यू
इक्वल्स टू एन डेल्टा टी सी पी माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है जी, तो एक इक्वेशन ये हो गई, इसको आप कह लेंगे इक्वेशन 5, इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है डेल्टा यू, तो अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं जी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन से आपके पास ये बचेगा, इस इक्वेशन से ये बचेगा, दोनों को मिला दें तो एन डेल्टा टी सी पी माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एन डेल्टा टी सी वी। ठीक है जी, ये दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर दिया, ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वर्क डन डालें जी, एन डेल्टा टी सी पी माइनस वर्क डन कितना होता है प्रेशर डेल्टा वॉल्यूम इक्वल्स टू एन डेल्टा टी सी वी। अब हम जानते हैं जी प्रेशर वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है एन आर टी के। अगर हम चेंज इन वॉल्यूम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, तो पी डेल्टा वी किसके बराबर होता है एन आर डेल्टा टी के। तो इसको हटाएं, इसकी जगह एन आर डेल्टा टी डाल दें, एन डेल्टा टी सी पी माइनस एन आर डेल्टा टी इक्वल्स टू एन डेल्टा टी सी वी। ठीक है जी, अब आपको लेफ्ट साइड से एन डेल्टा टी कॉमन लेना है, एन डेल्टा टी कॉमन ले लें, एन डेल्टा टी आपने कॉमन लिया, क्या बचा जी पहले वाले टर्म में से आपके पास सी वी बचा माइनस दूसरे टर्म में से आपके पास आर बचा, इधर एन डेल्टा टी सी वी ये लिख दिया आपने। अब दोनों साइड से आपने एन काट दिया, डेल्टा टी काट दिया, आपके पास क्या बचता है सी पी माइनस आर इक्वल्स टू सी वी। इसको अगर आप अरेंज करें सी वी प्लस का है, इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, आर इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। ये आपके पास इक्वेशन बनती है, ये आपने ड्राइव कर लीजिए इक्वेशन, इक्वेशन आपने ड्राइव कर ली। सो ये आपका था आज का टॉपिक, आपने सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर इसको ड्राइव करना था, ये आपने ड्राइव किया। सो दोबारा देख लें जी, एक नजर इसको और देखते हैं जी। हमने आज क्या किया जी, हमने सबसे पहले ये हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जी, कहाँ है ये, हमने ये एक सिस्टम कंसीडर किया, एक गैस है उसमें मोल्स है एन, वॉल्यूम है वी, प्रेशर है पी, पिस्टन विस्टन लगाए रहते हैं। सबसे पहले जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमने जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, कैसे हमने पिस्टन को जाम कर दिया, अब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो जब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो हमने अपने जहन में बिठाना है जी डेल्टा वी कितना होता है 0। अब यहाँ जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी इस कंडीशन में हम मोलर स्पेसिफिक हीट को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हमने वो फॉर्मूला लिया और उसमें से हमने डेल्टा क्यू निकाला। ठीक है जी, ये हमने मोलर स्पेसिफिक हीट के एंगल से देखा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन ली, वर्क का फॉर्मूला डाला, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जी, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन डेल्टा टी सी बी। अब यही काम हम करेंगे, बस हम क्या करेंगे, हमने वॉल्यूम के बजाय अब प्रेशर कांस्टेंट कर देना है। तो अब हम प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, चेंज इन वॉल्यूम आपके पास होगा, डेल्टा वी आपको मिलेगा कितना होगा V2 माइनस V1, ये होगा। तो जब ये होगा तो वर्क डन भी होगा जी, वर्क डन कितना होगा P डेल्टा वी, तो ये दोनों चीजें मौजूद है, प्रेशर फिक्स है। तो अब जब फिक्स प्रेशर होता है तो उस टाइम पे जो हम मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये उसका फॉर्मूला है। इसमें से हमने QP निकाला जी, ये आ गया QP आपके पास। ठीक है जी, उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया और हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये इक्वेशन है। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, वर्क भी हुआ है, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते इस इक्वेशन में। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, ये हमारे पास इक्वेशन बनी और इसमें से हमने डेल्टा यू निकाला, वर्क डन प्लस था, इसको इधर लेके गए माइनस हो गया, ये आपके पास आ गई एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये हो गई जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की इक्वेशन, ये हो गई जी एट कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन। दोनों में डेल्टा यू सेम है जी, एक साइड पे तो हम कंपेयर करेंगे, इधर से आपके पास ये बचता है, इधर से आपके पास ये बचता है, दोनों इक्वेशंस को मिला के आपने ये इक्वेशन बनाई। फिर वर्क की जगह आपने फॉर्मूला डाला P डेल्टा V,
उसके बाद आपने क्या किया जी, एन पी वी की जगह, ये पी डेल्टा वी की जगह आपने एन आर डेल्टा टी डाल दिया, ये डाला हुआ। फिर हम क्या करते हैं जी, ये एन और डेल्टा टी कॉमन ले लिया हमने, और ये एन डेल्टा टी कट जाएगा, आपकी इक्वेशन ड्राई। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये हमने निकाल लिया जी। तो जब भी अगर हम एक गैस को हीट करते हैं, गैस को हीट करते हैं, तो फिर उस कितनी हीट चाहिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये डिपेंड करता है बातों पे। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो आपको जो है वो ज्यादा हीट चाहिए होगी, और अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो फिर आपको कम हीट चाहिए होगी, गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वजह क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से साबित होता है कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो वर्क भी, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वर्क नहीं होता, सॉरी, प्रेशर अगर आप कांस्टेंट करते हैं तो वर्क भी होता है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। तो इसलिए आपकी हीट जो है वो दो काम कर रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में फिर आपको ज्यादा हीट चाहिए होगी। और अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे आइसोकोरिक, तो फिर कोई वर्क नहीं होता। तो जितनी हीट आप सप्लाई करते हैं वो सारी की सारी हीट जो है आपके टेम्परेचर को चेंज करने में लग जाती है। तो यूं सीपी ज्यादा होता है, सीवी कम होता है, ठीक है। यूं जो है वो सीपी ज्यादा हो गया, पॉइंटर को फिर नहीं मिलता। तो यूं हम कह सकते हैं कि जी सीपी जो है वो ज्यादा होता है सीवी के, और इन दोनों के दरम्यान एक पर्टिकुलर रिलेशन निकालें तो क्या है जी, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ठीक है जी, आप इस इक्वेशन को माइनस से उधर जाके प्लस कर दो, तो या सीपी इक्वल्स टू आर प्लस सीवी। तब इसमें से अगर आप आर निकालोगे तो जाहिर बात है सीवी बड़ा सीवी छोटा, तो ये सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये भी बात साबित हो रही है इस इक्वेशन से। तो ये हो गया जी आज का टॉपिक। यहाँ हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा इक्वेशन और है, इजी है जी। वो क्या है जी कि मोनोटॉमिक गैस के अंदर जो हमारी मोनोटॉमिक गैसेस होती है ना, मोनोटॉमिक का मतलब होता है जिसका, जिसमें एक एटम हो खाली, उसको हम कहते हैं मोनोटॉमिक गैसेस। तो मोनोटॉमिक गैसेस में जो सीवी होता है वो कितना होता है जी, 3/2 आर के बराबर होता है। ये एक छोटी सी इक्वेशन है जी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आती वाती नहीं है, लेकिन कभी कभार आ ना जाए तो इसलिए इसका डेरिवेशन मैंने उसमें डाला हुआ है, नोट्स में डाला हुआ है। ठीक है, आप बोले तो मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको करा के दिखा दूंगा कि सीवी जो है वो बराबर है 3/2 आर के। तो इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट टाइम की क्लास में ड्राइव कर लेंगे। तो जब हम ये ड्राइव करेंगे ना, फिर ये हमारा फर्स्ट लॉ भी और मोलर स्पेसिफिक हीट, ये दोनों टॉपिक हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है जी, वो मैं आपको लिख देता हूँ ताकि मुझे याद ध्यान नहीं रहे। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा कि हमने जो है वो ड्राइव करना है इस इक्वेशन को, सी वी इक्वल्स टू 3/2 आर। और ये सारे में नहीं होता, ये सिर्फ मोनोटॉमिक गैसेस में होता है, यानी ऐसी गैसेस जिसमें खाली एक ही एटम हो, मोनोटॉमिक गैसेस। ठीक है, जिसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी, 1। उस गैस के अंदर सीवी जो है वो 3/2 आर के बराबर होता है। तो इनशाला इसको हम जो नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप बोल सकते हैं माइक, लेकिन उससे पहले मुझे अपना पॉइंटर तो दिख जाए।